morning everyone. I am Ajay. I am here with applications of Gauss theorem. In the previous lecture, we were studied about electric flux, Gauss law and their proof. In this lecture, we will study about applications of Gauss theorem. Before I started applications, we should remember these things in our mind. You know that Gaussian सरफेस, गॉसियन सरफेस होता क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यू नो दैट एक ऐसा सरफेस, उसके ऊपर अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, तो उस सरफेस का नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, चार्ज, ठीक है। अब इसके अराउंड मैंने एक ऐसा सरफेस दिखा दिया जो कि स्फेरिकल है, तो इसके ऊपर अगर हम कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ओवर विच मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट इट कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे दो ही पॉइंट और लिखे हुए हैं, ये जैसा कि फर्स्ट में लिखा हुआ है फॉर ए पॉइंट चार्ज, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे कोई ये पॉइंट, ये चार्ज होगा तो उसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, जैसा हमने यहाँ पे शो कर रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, याद क्या रखनी है, कोई पॉइंट चार्ज लाइक दैट, ठीक है, तो इसके अराउंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, ओके। दूसरे पॉइंट में हमने ऐसे बता रखा है कि अगर आपके पास कोई स्टेट चार्ज कंडक्टर है लाइक दैट, हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है स्टेट, ठीक है, तो इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलेंड्रिकल होगा लाइक दिस, जैसे हमने इसकी रेडियस जो है सिलेंडर की, उसके ये सेंटर से इक्वल मान ली, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो r है उतना ही r हर जगह रहेगा, ठीक है। तो यू नो दैट अगर इस के सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो एक बात आप यहाँ से याद रखनी है क्या, कि अगर आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। ये आप यहाँ से याद रख सकते हो, तो इसको याद रखते हुए इसकी एप्लीकेशंस हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्टेट कंडक्टर। हमको यहाँ पे ऐसे मानना है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज, इसको ऊपर हम दिखा दिया, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको ऐसे बताया था कि कोई आपके पास एक स्टेट ये कंडक्टर हो तो उसके अराउंड गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो हमने इसके अराउंड भी एक गॉसियन सरफेस दिखा दिया जो कि सिलेंड्रिकल, ठीक है। लेंथ है इसकी l और इसकी रेडियस क्या है, r। लैम्डा यहाँ पे आपको मानना है, क्या होता था लैम्डा, लैम्डा होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको लिखते थे चार्ज बाय लेंथ के। ये हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके स्टार्टिंग में लिखा भी था, इसका नाम क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि इक्वल होता है चार्ज बाय लेंथ के, ठीक है। इसको आपको यहाँ से याद रखना है, ओके। अब मुझे ऐसे बताइए कि अगर हमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, यू नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर एक बार हम सपोज थीटा की जगह रख देते हैं 0 डिग्री और एक बार यहाँ पे रख देते हैं ई डी एस कोस 90 डिग्री, तो अब आप ये बताइए कि ये फ्लक्स हमको इससे मिलेगा या इससे मिलेगा, यू नो दैट कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब यहाँ से हमको फ्लक्स मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम ये देखिए cos 90 लिखा हुआ है, cos 90 क्या होता है, 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ से फ्लक्स नहीं मिलेगा, तो मतलब
यहाँ पे हमको ऐसे दिखाना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है तो वहां से फ्लक्स मिलेगा, अगर 90 है तो वहां से हमको नहीं मिलेगा। तो आइए हम इस पे देखते हैं। तो यू नो दैट अगर यहाँ पे जो हमने स्टेट ये कंडक्टर दिखा रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में एक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपवर्ड होगा ना। कहीं भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो तो किधर रहेगा, और इस पे निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगा। बिकॉज हमने यहाँ पे चार्जेस दिखा रखे और जो ये चार्जेस होते हैं वो रेडियली एक्ट करते हैं। तो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके अराउंड ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें देखिए एक जो है ये वाला हिस्सा, जो हिस्सा ये है कर्व, ठीक है, और ये है इसका क्रॉस सेक्शन। लाइक अगर मैं आप एग्जांपल लूं, आप यहाँ पे ऐसे मान सकते हो कि इसके अंदर एक स्टेट कंडक्टर, ठीक है। अब इसके 3 हो गए सरफेस, एक ये वाला सरफेस, इसको आप यहाँ से क्या नाम दोगे? कर्व सरफेस। और एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा ये हो जाएगा, इसका नाम होगा क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं, इधर होगा, अगर इसके अंदर कोई चार्ज ये कंडक्टर रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, अपवर्ड होगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बट इधर नहीं हो सकता बिकॉज इधर तो हमने कंडक्टर दिखा रखा है, ठीक है। तो नो दैट हमने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अपवर्ड होगा या इधर हो सकता है, बट ऐसे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं ये वाला जो सरफेस है इसको मान लेते हैं S1, इस वाले को मान लेते हैं S2 और बीच में कहीं यहाँ मान लेते हैं S3, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखा दिया। अब हमको यहाँ पे दिखाना क्या है? एरिया वेक्टर। मैंने बताया था आपको एरिया वेक्टर होता क्या है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? जैसे हमने ऐसे माना है, तो अगर हम इसको इस साइड से देख रहे हैं तो एरिया वेक्टर मैंने बताया था सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका सरफेस, तो एरिया वेक्टर होगा इधर। मतलब इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, मतलब इस प्रकार से इसका एरिया वेक्टर और इधर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा? थीटा होगा यहाँ पे 90 डिग्री। क्या अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो आपको फ्लक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यू नो दैट यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। ये सिमिलरली अगर हम इस एंड पर देखें तो यहाँ भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपवर्ड है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर होगा इस साइड में। तो एंगल यहाँ पे कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा 0 डिग्री। बट अगर इसकी बात करते हैं, यू नो दैट ऐसे ये सरफेस, ठीक है, तो अगर इसका मैं एरिया वेक्टर निकालूं, एरिया वेक्टर इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो ऊपर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और साथ साथ एरिया वेक्टर भी ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस वाले केस से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। ये भाई इतना आप नोट कर लें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे लिखते थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds किसके इक्वल होता था? क्यू बाय एफ साइन नॉट के। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ई डॉट ds इसके इक्वल होता था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सरफेस ये कितने मार रखे हैं? 3 मार रखे हैं, तो हम इसको 3 हिस्सों में लिख देंगे। फॉर सरफेस S1 ई डॉट ds प्लस सरफेस S2 ई डॉट ds प्लस सरफेस S3 ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाय क्या हो जाएगा? एफ साइन नॉट, ठीक है। वही इतना आप नोट करना, उसके बाद स्क्वायर करते हैं।
देख ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें तो फॉर सरफेस S1 के लिए यू नो दैट E डॉट ds S1 ये वाला यहाँ पे थीटा कितना 90 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा E ds cos 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए लिखते हैं प्लस सरफेस S2 E ds cos क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके लिए लिखें तो क्या हो जाएगा सरफेस S3 E ds cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम यहाँ से देखें ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। यस और नो, आपके पास ये रह जाएगा बिकॉज यहाँ पे क्या है cos 90 है और ये क्या होता है 0, तो ये जो टर्म है क्या हो जाएगी 0 और ये भी क्या हो जाएगी 0, वो रह जाएगा। मतलब यहाँ से रह गया E ds, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमने सिलेंडर मान रखा है, तो यहाँ पे आप लिमिट लगा दोगे 0 से 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल ये इसका होता है जो हमने सिलेंडर मान रखा है, इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ क्या है 2 पाई आर एल। तो यू नो दैट ये तो बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट रहता है सरफेस पे, और डी एस जो लिखा हुआ है इसका हो जाता है एस। ठीक है, तो यू नो दैट इनटू में आप यहाँ पे लिख दोगे 2 पाई आर। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं डायरेक्ट इज इक्वल टू क्यू बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ गया आपके पास क्यू बाय 2 पाई आर एल, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट एस हो जाएगा। यू नो दैट टाइम मैंने बताया था लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल होता है क्यू बाय किसके एल के। ठीक है, क्यू बाय एल ये इक्वल हो जाएगा किसके लैम्डा के। सो यू नो दैट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली यहाँ से आ गया लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यू नो ये रिजल्ट हमको यहाँ से याद रखना है कि अगर कोई स्टेट चार्ज या कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बात देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस आर के साथ में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, इतना नोट कर लिया। क्या लिखोगे हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसको ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करें कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इधर हमने आर दिखा दिया, इधर क्या दिखा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनवर्सली यदि ये ऐसे होगा जैसा है ना, तो हमने इसमें दिखा दिया ई आर के साथ में क्या रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सेंटेंस में आप लिख भी सकते हो, लिखिए क्या लिखोगे यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is inversely proportional to radius of cylinder। ठीक है, तो ये आप ये नोट कर लेंगे, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल आ जाएगा, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। इट्स सेकंड एप्लीकेशन, क्या नाम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज थिन शीट। यहाँ पे हमारे पास एक शीट है जो कि थिन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। हम इस प्रकार से मान सकते हैं कि आपके पास एक ये शीट है और इसके पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है लाइक दैट। ओके, अब इस पे देखिए, अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस माने, कैसे मान सकते हैं, एक इसके इधर और एक इधर, मतलब दो यहाँ पे सिलेंडर मान सकते हैं इस प्रकार से, और इसको मान लीजिए इसको बीच में रख दिया। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा गॉसियन सरफेस। दूसरी बात यहाँ पे बता रखी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होगी यहाँ पे सिग्मा होगी, और ये इक्वल होता था चार्ज बाय एरिया।
यू नो दैट ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए अगर आपके पास सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में एक्ट करेगा। सीट है तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, अगर इस पर चार्ज इस मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली एक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो होगा इधर या होगा इसके दूसरे हिस्से पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर एक्ट करेगा या इधर भी एक्ट करेगा। ऊपर अगर हम ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए E हो गया इसके लिए इधर और इसके लिए इधर, यहाँ भी हमने ये 3 पॉइंट मान रखे S1 S2 एंड S3। अब अगर इसका एरिया वेक्टर दिखाएं तो इसका एरिया वेक्टर यू नो दैट इस प्रकार से है ये, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इस वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा। तो यू नो दैट इसके अंदर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल के बीच में कितना है, 0, इसमें भी है 0, बट इस वाली कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अपवर्ड रहेगा, तो यहाँ पे थीटा हो गया क्या 90, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है एरिया वेक्टर इधर है, तो यू नो दैट यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा 0। तो इसको आगे करते हैं, यू नो दैट क्या यूज करना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इसके अकॉर्डिंग आपके पास यू नो दैट क्या फॉर्मूला होता था, E डॉट ds इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो इसमें भी हमने तीन सरफेस मान रखे हैं, तो इसको लिख देंगे हम फॉर S1 के लिए E, अगर वेक्टर को हटाएं तो E ds, यू नो दैट S1 के लिए क्या हो गया cos इसके लिए 0 डिग्री प्लस S2 के लिए E ds cos 0 डिग्री इस वाले के लिए, ठीक है। और S3 के लिए क्या हो जाएगा E ds cos 90 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। मतलब इतना आप नोट कर लें, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए इसमें आगे अगर हम इसके लिए देखें cos यहाँ पे कितना है 90 है, तो वो क्या हो जाएगा 0, तो ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये और ये रह जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे S1 के लिए E ds, ठीक है, प्लस E S2 के लिए ds इज इक्वल टू क्या होगा q बाय एप्सिलॉन। यू नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पे, या इसको हम दो बार यहाँ पे ये लिख सकते हैं, तो यू नो दैट E इनटू में क्या आ जाएगा 2a के इक्वल, ठीक है। अब 2a का यहाँ पे ये मतलब है, इसको हमने अगर एक साथ में लिखा तो इसका एरिया जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, बिकॉज एक सीट उधर है और एक सीट इधर है, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया क्या हो गया डबल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब 2a जो लिखा हुआ है ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक देखिए कितना आता है आपके पास। अब ये इसके नो E इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा q बाय 2a एप्सिलॉन। मैंने बताया था सिग्मा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है q बाय एरिया A के, ठीक है। तो इसके ये जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज थिन शीट, जो कि इसके इक्वल रहेगा। अब इसमें यू नो दैट इसके रेडियस का यूज नहीं हुआ है, तो हम ये बात यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज थिन शीट इंडिपेंडेंट ऑन रेडियस, मतलब रेडियस के ऊपर ये क्या रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा। दूसरी बात हम यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के बीच में ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ये बिल्कुल स्ट्रेट हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है कि ये
आर के ऊपर, रेडियस के ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।